भाई एंटनी के ऑरा से मैनचेस्टर यूनाइटेड की लौड़े लगने तक सब कुछ जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि पिछले 2 दिन में क्या क्या हुआ, क्या उथल पथल मच गई है पूरे फुटबॉल की दुनिया के अंदर। सब कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम मैचेस की बात करें तो मैं जो टॉप मैचेस उठाने वाला हूँ आज के जो उसके लिए आज के वीडियो के लिए पर्टिकुलर, वो है रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटीज, बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम। ये 3 मैचेस की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फुलहैम का जो मैच है वो कल ही हुआ है। मतलब देखा जाए तो कल 11 बजे चालू हो गया था और वो ख़त्म 10 बजे चालू हो गया था, और ख़त्म होते होते उसको 12 से ऊपर हो चुका था। तो ऐसा मतलब था, तो वो आज के ही मैं गिनूंगा। और उसके पहले बार्सिलोना का मैच था रियल सोसिएडाड से, 4-0 की स्कोर लाइन बनाई गई, और इसी के साथ वो टेबल के टॉप पे आ चुके हैं विथ एथलेटिको मैड्रिड बीइंग सेकंड ऑन द टेबल। तो भाई बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन पे रियल मैड्रिड खड़ी है अभी। जो मतलब अगर वो थर्ड में है अभी, और रियल बेटिस से जो हारे हैं वो उसका पूरा एनालिसिस करता हूँ मैं। तो जो पहले के कुछ मिनट थे जहाँ पे रियल मैड्रिड ने अपना पहला गोल निकाला ब्राहिम डियाज के अंदर, जहाँ पे लॉर्ड एंटनी भाई थोड़ी सी जगह दे रहे थे सबको, कि थोड़ा सा फ्रीडम दे रहे थे। यहाँ लॉर्ड एंटनी भाई ने कहा कि हम थोड़ी सी जगह देंगे और सबको खेलने का एक मौका देंगे, बिकॉज ही बिलीव्स इन इक्वालिटी, और वो सब तरह की इक्वालिटी। फर्लिन मेंडी भाई को वो मार्क नहीं कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि हम क्यों चांस देना चाहिए उनको। उन्होंने दिया चांस कि भाई तुम स्कोर कर लो फिर फर्स्ट। उसके बाद फिर एंटनी भाई ने अपना ऑरा दिखाना शुरू किया, और ऐसा दिखाया कि फर्लिन मेंडी फरियाद मेंडी बन गया, ब्राहिम डियाज मुल्ला बन गया। सब कुछ सब खत्म हो चुका था। सब खत्म हो गया। मतलब रियल मैड्रिड बिल्कुल अपने सर तुम सोच रहे हो लूका मॉड्रिच भाई को जाके वो एडवाइस दे रहा है भाई, लूका मॉड्रिच भाई को। तुम समझ रहे हो काय का लेजेंड भाई, काय की 27 ट्रॉफी, काय का वर्ल्ड कप में सेकंड प्लेस, काय की अपनी नेशनल टीम को लेके जाने का कुछ नहीं भाई। रियल मैड्रिड में जो सारे प्लेयर्स हैं वो रियल बेटीज के सिर्फ एक लॉर्ड एंटनी से डरते हैं भाई। लॉर्ड वास्कस भाई, लॉर्ड वास्कस। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि रेफरीज का भी थोड़ा सा रियल मैड्रिड ने इंतजाम कर रखा था इस मैच के लिए, बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया था, बहुत लार्ज स्केल में अरेंजमेंट किया था। उनने तो ये भी अरेंजमेंट कर रखा था कि भाई ये किसी तरह मैच अपने होम पे करवा ले वो, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। वरना तो सब कुछ वो करवा लेते, क्योंकि लॉर्ड एंटनी भाई को किसी तरह रोकना था, फिर वो नहीं रोक पाए भाई। वो फर्लिन मेंडी भाई भी नहीं रोक पाए, ब्राहिम डियाज, लूका मॉड्रिच, विनीशियस जूनियर ब्राजीलियन अगेंस्ट ब्राजीलियन। खत्म। ब्राजील नेशनल फुटबॉल टीम लीविंग विनीशियस फॉर एंटनी। ये खबर हमें कुछ सुनने को मिल सकती है कुछ दिनों बाद, अगर हमारे लॉर्ड एंटनी इसी पेज पे परफॉर्म करते रहते हैं। तो इसी के साथ अगर हम बात कर लें, जो मैच हुआ था बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएडाड का, गलतियों पे कैपिटलाइज करना बार्सिलोना ने अब सीख लिया है, और रियल मैड्रिड अगले जन्म तक नहीं सीख पाएगी। क्यों उनको चांस देते हैं हम भाई कि गोल, मतलब जा टेबल पे आगे चले जाओ, क्यों देते हैं हम, कैसे देते हैं, क्यों, क्या क्या जरूरत है, चांस देना ही क्यों है। और वैसे भी हांसी फ्लिक की बार्सिलोना को, और उस चक्कर में बहती गंगा में हाथ किसने धोया, एथलेटिको मैड्रिड ने। एथलेटिको मैड्रिड ने भी अपना बस जहां पे उनको जगह दिखी वो घुस गए। और भाई बार्सिलोना अब मेरे को नहीं लगता कोई मैच हारेगी। ला लीगा के अंदर तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब उनके पास कोई ज़्यादा मैचेस ऐसे नहीं है कि जिसमें वो हारे, क्योंकि उन्होंने गलतियों पे कैपिटलाइज करना और अपनी गलती सुधारना सीख लिया है। तो वो जो पहले जिन टीमों से हारे थे वो वैसी अंडररेटेड टीम से अब नहीं हार रहे। तो मेरे को लग रहा है कि वैसी गलतियां आगे नहीं करेंगे इन फ्यूचर, और वो कंट्रोल रखेंगे अपनी अपने जो गोल्स पे। अपने मैं जो कह रहा था कि इंटेंसिटी पे खेलती है बार्सिलोना, वो इंटेंसिटी उनने मेंटेन करना सीख ली है। मैंने बहुत पहले एक अपनी वीडियो में कहा था कि बार्सिलोना
जब भी उनको आप ब्रेक देते हो, जैसे क्रिसमस के टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब भी आप उनको एक ब्रेक मिलता है, तब जब 5-2 हमारा हुआ था गोल, मतलब 5-2 क्रिसमस के बाद जब हमारा वो हुआ था 5-2 जैसे से जब हम हारे थे, तब मैंने कहा था कि बार्सिलोना क्यों हरा देती है हर बार, जब उनकी इंटेंसिटी हाई रहती है एक ब्रेक के बाद आते हैं। ऐसा ही हुआ था जब प्री सीजन में वो इंटेंसिटी के साथ आया था, बीच में फिर उन्होंने नवंबर के आसपास मैच हारने शुरू किए थे। तब मैंने कहा था कि ये इंटेंसिटी का खेल है, बार्सिलोना इंटेंसिटी मेंटेन नहीं कर पाती, और यही हमको देखने को मिल रहा है, अब वो इंटेंसिटी मेंटेन कर पा रहे हैं। और चैंपियंस लीग के अंदर भी अब मैचेस शुरू होने वाले हैं आज रात से तो नहीं, बट कल रात से, आज रात से भी कुछ मैचेस चालू हो जाएंगे, बट कल रात से तो सारे ही मैचेस चालू हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और कल देखने वाली बात होगी कि एथलेटिको वर्सेस रियल मैड्रिड में कौन जीतता है, क्योंकि ये जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइवलरी इनसाइड अ सिटी नहीं है, ये राइवलरी मतलब एक तरीके से सीजन डिफाइनिंग राइवलरी है। अगर सेम गोज विद कोपा डेल रे में क्या है, अब जब एथलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों एक तरफ हैं, इनमें से जो जीतेगा वो compete करेगा रियल मैड्रिड से। अगर रियल मैड्रिड सोसिएडाड से जीत जाती है, ऑब्वियसली मतलब जीतेंगी, बट आई एम टेकिंग सम कंडीशन, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी भाई की शिलाजीत का थोड़ा सा मामला ढीला हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी गैप कंडीशन में ले रहा हूँ। पर जीत तो जाएगी, इतना मेरे को पता है, 99% जीत जाएगी। 1% चांस वो ऑड्स वाला सिर्फ रियल मैड्रिड के साथ रहता है, वो ऑड्स किसी और के साथ नहीं रहता। तो वो मैं कह रहा हूँ 99% जीत जाएगी। और सेम गोज विथ बार्सिलोना में एथलेटिको मैड्रिड जीत जाएगी। एथलेटिको मैड्रिड को मालूम है बार्सिलोना को कैसे तोड़ा जा सकता है, उनको ये मालूम है। तो मैं एथलेटिको मैड्रिड को देखता हूँ फाइनल्स में आते हुए। एथलेटिको वर्सेस रियल मैड्रिड, ये दो मतलब 4-5 मैचेस हमको देखने को मिल सकते हैं। एक तो ये हो गया अपना कोपा डेल रे, और 2 लेग्स में हमको ये दोनों दिख जाएगा कि रियल मैड्रिड क्या एथलेटिको मैड्रिड से आगे जाएगी, क्या बार्सिलोना से आगे जाएगी। क्योंकि अगर बार्सिलोना एक और कप फाइनल में जाती है एथलेटिको को हरा के, तो फिर भी हमको दिखेगा कि ये सीजन डिफाइनिंग है कि नहीं। ये मैच सीजन डिफाइनिंग होते जा रहे हैं। एथलेटिको वर्सेस बार्सा सेकंड फर्स्ट दोनों के मैचेस हैं। अगर हरा देती है बार्सिलोना को एथलेटिको मैड्रिड, तो अलग है। एथलेटिको मैड्रिड हरा देती बार्सिलोना को, तो अलग हो जाएगा पूरा सीजन। इस टाइप का पूरा सीजन चल रहा है हमारा। सेम अगर हम बात करें पीएसजी वर्सेस लिवरपूल का मैच अभी होगा चैंपियंस लीग के अंदर, तो वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। और लुइस एनरिके की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। मेरे को लगता है कि भाई बहुत ही प्यारी फॉर्म में चल रहा है बंदा। और ऐसी अगर स्कोर लाइन मतलब 4-1, 7-1, 7-0 ये सब ऐसी स्कोर लाइन बना रहा है बंदा, और बढ़िया चल रहा है। कीचा कावस्केलिया को उसने कल रेस्ट दिया था, तो मतलब मेरे को कल की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब अब जो मैच हुआ था 4-1 के LOSC से जो जीता था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कीचा कावस्केलिया को बेंच कर रखा था। उसमें डेम्बेले भाई अपने गोंजालो रामोस भाई अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, सब फॉर्म में चल रहा है। लिवरपूल का थोड़ा सा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि देखो ऐसा है, लिवरपूल भी अच्छी फॉर्म में चल रही है, बट जो स्कोर लाइन हर बार, अब आप कह सकते हो कि पीएसजी जिस लीग में खेलती वहां पे सिर्फ पीएसजी तो है, ये बात भी है, बट द नंबर्स ऑफ गोल दे आर प्रोवाइडिंग, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को भी हराया है। उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को 4-2 से, अच्छी स्कोर लाइन मैं कहूँगा कि अच्छी स्कोर लाइन होती है मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को, और लुइस एनरिके की टैक्टिक्स काम कर रही हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, वो वाली चीज़ है उसमें। तो कमिंग टुगेदर का मतलब बहुत सारा से हो, तो मतलब है ही उनके अंदर। प्लस उसके प्लेयर्स अब वैसे हो चुके हैं कि भाई हाँ वो इंटेंसिटी, वो बॉल्स को मतलब बॉल मिलती है उनको, वो अटैक करते हैं, और वो अटैकिंग बहुत बढ़िया रहती है उनकी। दे कन्वर्ट गोल्स, वो अपने चांसेस कभी भी बरी करने में दिक्कत नहीं करते। ये है सेकेंड हमारा थर्ड एंड द लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलहैम का मैच। FA कप 5th राउंड हार चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड बाहर है FA कप से। ओनली थिंग वी कुड विन दिस ईयर इज यूरोपा लीग, इफ एंड ओनली इफ रूबेन एमोरिम स्टॉप कर देता अपनी एक्सपेरिमेंट लैब को, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की लाइनअप ये है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लाइनअप जो है रूबेन एमोरिम का साइंस लैब बन चुका है। कल विक्टर लिंडेलॉफ को पेनल्टी स्कोर करने के लिए भेजा गया, जबकि आलेजांद्रो गर्नाचो उस पिच पे खड़े हैं, जबकि लैनी ओरो उस पिच पे खड़े हैं जो पहले पेनल्टी शूटआउट में आ चुके हैं। उसके बाद भी विक्टर लिंडेलॉफ को डाला जाता है, क्यों?
आई डू नॉट अंडरस्टैंड। नाशिद माजरोई नहीं पेनल्टी लेते, विक्टर एक डिफेंडर को आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अच्छी पेनल्टी लेना नहीं, बट लेनी यूरो अच्छी पेनल्टी इसलिए ले लेता है क्योंकि हमने उसको पहले देखा है, हमने विक्टर लिंडेलॉफ को सॉरी लेनी यूरो को लेते हुए पेनल्टी। तो भाई जरूरी आप प्लेयर्स को भेजो जिनमें क्वालिटी है पेनल्टी लेने की। अब अलेजांद्रो गर्नाचो क्यों नहीं भेज रहे थे? ये आपके जो नए स्ट्राइकर आए हैं उन पे आप एक बार को मैं मान सकता हूँ कि जो अपने नए स्ट्राइकर आए हैं उनसे अच्छी पेनल्टी ले सकता है विक्टर लिंडेलॉफ, क्योंकि वो अभी अभी नई टीम में प्रमोट हुआ है। तो दैट्स अ डिफरेंट केस, मैं उस पर टोटली एग्री करता हूँ। पर विक्टर लिंडेलॉफ इज टेकिंग पेनल्टी इन द प्लेस ऑफ लेनी और टोटली डिसएग्री, टोटली। जर्जी ले रहा था, जर्जी में कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है पूरी तरीके से। ही इज गिविंग हिज ऑल। सेम गोज विद ब्रूनो फर्नांडिस अगर पिच पे नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर उसको सेल कर देती है, अगर उसको इंजरी हो जाती है, धरती में मजाले कोई नहीं है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बचा सकता है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कोई और है ही नहीं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बचा सकता है। यही है सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस हर जगह मिलेगा, पूरी इंटेंसिटी डाल देता है और वो अपनी शर्ट के लिए मतलब जर्सी के लिए खेलना जानता है। ही नोज कि कैसे खेला जाता है। ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर कैप्टन आपको नहीं मिलेगा, आपको डेकेड्स में मिलेगा। दैट्स ऑल। इट्स लाइक लूका मॉड्रिच इन हिज प्राइम, वैसा प्लेयर है वही ब्रूनो फर्नांडिस। यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम एंड ऑल द प्लेयर्स ऑन द पिच हैज टू रिस्पेक्ट हिज एफर्ट्स। तो भाई आप ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो आप रूबेन अमोरिम? भाई मेरे से एक सवाल है बस, एक्सपेरिमेंट पहले भी पूछा, एक्सपेरिमेंट क्यों? तब मेरा मतलब ऐसा था कि भाई हाँ चलो रिजल्ट आ गया, पर एक्सपेरिमेंट क्यों? इतने आप प्रीमियर लीग में खिला रहे हो, आप लीगा पोर्टो में नहीं खिला रहे। जब आपने खुद ने कह रखा है कि एंटनी वहां जाके इसलिए परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि वहां की फिजिकलिटी लेवल डाउन है, वहां पे आपका जो मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल रिक्वायरमेंट और मेंटल रिक्वायरमेंट, जो मतलब वहां की प्लेस की क्वालिटी होती है, सही कहा है बिल्कुल, ला लीगा का प्रीमियर लीग से बहुत कम है, मैं मानता हूं। पर आपको ये तो देखना है कि आप ला लीगा से भी 72 स्टेज पे चल रहे हो। आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड तो 72 स्टेज पे चल रही है ला लीगा की क्लब से भी। क्या मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं कर रहे हो कोई। आप खुद बोल रहे हो कि ऐसा है और फिर आप ऐसे प्लेयर्स चार्डी ओब्लिक, ठीक है, जो भी अपनी ओबी भाई हैं, जो भी अपने नए प्लेयर आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर, मतलब उन्हें एकेडमी लेके जो आए हैं ओबी, वो उनको रासमस हॉलैंड की जगह निकाला, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। बट मैं कहता हूँ चार्डी ओब्लिक को डाल देते फर्स्ट लाइनअप में, रासमस हॉलैंड को बेंच कर देते जब आपको मालूम है कि ये गेम पेनल्टीज तक जा सकता है। कोई भी मैनेजर ये नहीं सोचता कि मैं पेनल्टीज तक लेके जाऊंगा मैनेजर, ठीक है, मेरे को मालूम है, अच्छा है। बट जब आपको मालूम है आप मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रहे हो, मतलब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, क्या मैनेज कर रहे हो, हाँ, तो आपको एक रिस्क, एक पॉइंट ऑफ रिस्क लेके सोचना, एक दूर का विजन लेके चलना पड़ेगा। वरना आप क्या आपको एक सोचना पड़ेगा कि ये पेनल्टीज में जाता है तो मैं क्या इसको पेनल्टी दे सकता हूँ लेने के लिए? नहीं दे सकता हूँ। मैनुअल उगारते को अपने पिच से उतारा, कासिमिरो को फर्स्ट लाइनअप पर डालते, हो सकता है कि ये टैक्टिक्स बिल्कुल गलत चली जाती, बिल्कुल हो सकता है, बट यू हैव टू टेक रिस्क। मतलब आपको एक रिस्क लेना है तो आप सही तरीके से लो। कासिमिरो की बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कहूंगा कि बट मैं पेनल्टीज पर थोड़ा सा नाराज हूँ कि पेनल्टीज में जो लेने का स्टाइल था वो अच्छा नहीं था जेन्युइनली फॉर मी। तो इसी के साथ आज के लिए हम कंक्लूड करते हैं, सारे मैचेस की हम बात कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बार्सिलोना, मेरे को कुछ कमेंट्स है मैंने पढ़े हैं जिसमें मैंने देखा कि बार्सिलोना के लिए लोग बोलते हैं कि मैं बार्सिलोना में ज़्यादा टाइम नहीं देता, टाइम दे के बात नहीं करता। तो आपसे जो भी नेक्स्ट मैच होगा मैं उसमें पूरी डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा बार्सिलोना का। और मैं पहले भी कह चुका हूँ बार्सिलोना का ज़्यादा गेम कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स या बहुत कुछ और लग रहा है। द ओनली थिंग दे आर यूजिंग इज देयर इंटेंसिटी, इज देयर प्लेयर इंटेंसिटी, और वो अपने पूरी पीक इंटेंसिटी पे खेलते हैं। उनकी कोई ऐसी वो नहीं है कि उनकी कोई हिडन टैक्टिक्स है या फिर वो क्लच वाली कुछ ऐसा, सिर्फ फुल इंटेंसिटी पे खेलते। दे नो हाउ टू कीप हाई लाइन डिफेंस। उनको मालूम है कि वो आधी पिच पे भी आके उनकी डिफेंस लाइन आगे, आधी पिच पे भी, हाफ लाइन पे भी खड़ी है, तो प्लेयर ऑफसाइड कैसे होगा, उनको ये मालूम है ऑफसाइड कैसे करना है उस पीछे वाले को। बस वही है।
और ये मतलब कास सॉरी, जो कार्लो एंसेलोटी है उसकी एक दिक्कत मैं आपको बता दूं, कार्लो एंसेलोटी भाई ने राव एसेंसियो को नहीं डाला था। जो मैं रियल बेटिस वाली अगर मैच की बात करूं तो राव एसेंसियो को नहीं डाला था। बार्सिलोना के लिए एक थ्रेट हो सकता है रियल बेटिस, जिनका मैच है आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो उनके लिए वो डेफिनेटली एक थ्रेट है, क्योंकि लॉर्ड एंटनी वहाँ पे भी खेलते हैं और गॉड नोज मेरे को लगता है रियल बेटिस इज ऑन फायर एंड they will at least complete in top 4 or 5, they will compete in top 4 or 5। तो ऐसा ही कुछ चलेगा, रियल बेटिस का अच्छा सीजन जा रहा है और चलेगा। पर एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि मैं बता दूं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो, कि भाई रियल बेटिस ने ऑफर डाला था लॉर्ड एंटनी के लिए, बट जॉनी रैंक्लिफ, जॉनी शीन्स, इनने कह दिया है कि 50 मिलियन मिनिमम, 50 मिलियन फॉर अ ब्राजीलियन लाइक एंटनी बिल्कुल देने बनते हैं एब्सोल्युटली, बट रियल बेटिस नहीं दे सकती, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है। एंड that's all for today, and thanks for watching guys, please do like, subscribe and share, and thanks for watching।